जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया था जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके सीएसएस के लिए भी और पीएमएस के लिए भी। और मैं शायद कि उस वे में, उस मेथोडिकल मैनर में आपको पढ़ा रहा था जिसमें आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी भी हो रही थी और ऑब्जेक्टिव की भी आपकी तैयारी हो रही थी। समझ आ गई बात की। चले अब हम यूनाइटेड स्टेट्स पे पहुंचे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ठीक है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की जो डेस्टिनेशन है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। लगभग 23 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की ट्रेड है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट कितना है? तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स। मतलब हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 20 बिलियन डॉलर्स हैं और जो हम एक्सपोर्ट्स उनको देते हैं वो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, लेकिन एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन क्या है जी? और सब हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती कौन सी है? टेक्सटाइल। वेरी वेल, टेक्सटाइल होती है, ठीक है जी। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जब मैं आपको यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें मैं पिछले पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी इंटरलिंक करूंगा ताकि आपकी वो रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और समटाइम्स अगर वो कंपैरिजन पूछ लें, क्योंकि हम पढ़ ही कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम रहे हैं ना, तो आपको कम से कम पता हो कि इनका कंपैरिजन कैसे करना है। अंडरस्टैंड? ओके, आपको पता है एज यूजुअल हमने इंट्रोडक्शन करना है जी। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ यूजुअली कॉल्ड यूएस, ठीक है। और ये सिंपली इसको अमेरिका भी बोलते हैं। ये एक फेडरल रिपब्लिक है। क्या है जी? फेडरल रिपब्लिक। अब फेडरेशन का मैंने आपको बता दिया था, फेडरेशन क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, राय? और कॉन्फेडरेशन क्या होती है, ये भी आपको मैंने बता दिया। यूएस के बारे में ये था कि ये स्टार्ट में कॉन्फेडरेशन थी 13 स्टेट्स की, ठीक है। तो कॉन्फेडरेशन क्या होता है? एक वॉलंटियर एग्रीमेंट होता है कि सारे मिलके जनाब किसी चीज़ पे आके कर रहे हैं कॉपरेट। उनमें से कोई बंदा किसी टाइम भी जा सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। ये कॉन्फेडरेशन होती है। लेकिन जब एक कानून के तहत वो लोग आपस में बंध जाएं तो ये फेडरेशन बन जाती है, ठीक हो गया। और जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनको भी इक्वल पावर दी होती है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ये होता है कि सेंटर के पास सारी पावर है। यूनिट्स बेचारों को जो है ना, वो बस यूँ समझें कि अपनी मेहरबानी से जो सेंटर ताकत दे दे, वरना कानून के मुताबिक उनको कोई पावर डिवॉल्व नहीं होती। अपनी स्वाबदीद पे सेंटर जो ताकत उनको दे दे, ठीक है। तो ये तीन आपके पेपर 1 के कॉन्सेप्ट थे, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनिटरी। अंडरस्टैंड? अब आप इसके ऊपर जितना मर्जी वो शोरबे में पानी मिलाते जाएं, आपने ऐसे ही लॉन्ग पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। अंडरस्टैंड? चलें, तो ये एक फेडरल रिपब्लिक है। फेडरल से शुरू हुआ था, फेडरल का पता चल गया। रिपब्लिक क्या होती है? जिसका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। वेरी वेल डन। पाकिस्तान भी इस्लामिक रिपब्लिक है। पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। चलें, शाबाश। तो यूएस भी क्या है? एक फेडरल रिपब्लिक है। पाकिस्तान भी फेडरल रिपब्लिक ही है ना, फेडरेशन है ना हमारे पास भी, ठीक है। और ये नॉर्थ अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में है? यूएस नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट की अब बात हो रही है, अब कंट्री की बात नहीं हो रही, ठीक है जी। नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इसके इर्द गिर्द कोई 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नाम बता दें अमेरिका के। अमेरिका की स्टेट्स। वेरी वेल डन। ऊपर कनाडा है जी नॉर्थ में, और नीचे क्या है साउथ में? मैक्सिको है। वेरी वेल डन, ये आपने याद रखना है जी, ठीक है। उसकी विसिनिटी का आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए। अब ये 1 पेपर वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूएस में कितनी स्टेट्स हैं जी? 50 स्टेट्स हैं। आपने यूएस का झंडा देखा होगा तो उसमें 50 स्टार्स हैं। समझ आ गई? कितने जी? 50 स्टार्स हैं इसमें। वो हर स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वो स्टेट छोटी है या बड़ी है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। और उसका कैपिटल कौन सा है जी? उसका फेडरल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। तो डीसी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो आप कहते हैं, ये जो आपका कैपिटल हिल है, उनकी मेन बिल्डिंग है, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। अंडरस्टैंड? एंड 7 टेरिटरीज, इसमें कुछ काफ़ी सारी टेरिटरीज भी हैं जो उनके अब फेडरल ही जिसको देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में कभी फाटा हुआ करता था जिसको फेडरल देखता था, ठीक है। जैसे AJK है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, तो वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड है, अगरचे वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है,
GB है जैसे आजकल, वैसे ही वहाँ पे भी कुछ टेरिटरीज़ हैं, जैसे पोर्टो रिको है और गुआम है और US वर्जिन आइलैंड्स हैं। तो ये सेवरल टेरिटरीज़ हैं उसके साथ, 7 है। नहीं सेवरल हैं, काफ़ी सारी टेरिटरीज़ हैं उसमें, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है। अब आप इसमें देखें तो अगर US का आप मैप देखें तो इसके ईस्ट में आता है अटलांटिक ओशन, ठीक हो गया, और इसके वेस्ट में है जी क्या, पैसिफिक ओशन। जब आप मैप को इस तरह मिलाते हैं तो वो क्या है, इतना बड़ा वो पैसिफिक ओशन होता है, अंडरस्टैंड। एक साइड पे अटलांटिक ओशन है, दूसरी साइड पे क्या है जी, पैसिफिक ओशन है, ठीक हो गया। इसके ऊपर नॉर्थ में कनाडा और साउथ में मैक्सिको या गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गॉट माई पॉइंट। चले, अब इसका लगभग एरिया जो है वो कुछ 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना जी, 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसलिए ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। पहला रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज पर एरिया। अब आपको पता है एरिया नहीं बदलता, ये स्टैट ऐसे ही रहना है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कनाडा, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री US। अच्छा, कोस्ट लाइन सबसे बड़ी किस कंट्री की है, कोस्ट लाइन कनाडा की है, वेरी वेल डन, ठीक है जी। और इसकी पॉपुलेशन है 331 मिलियन, कितनी जी, 331 मिलियन नफूस पे मुश्तमिल है। आप में से कोई बंदा बता सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, वेरी वेल डन, कितनी है, उसका सम कितना है, 23 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो US की इकोनॉमी है। कितनी, 23 ट्रिलियन डॉलर्स। और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है, लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये पहले बात। पाकिस्तान की कितनी इकोनॉमी है जी बताएं, 374 बिलियन। वेरी वेल डन, 373-74 मिलियन बिलियन डॉलर्स है, ठीक है। शायद कि उनके किसी एक डिपार्टमेंट का बजट हो ये इतना, समझ रहे हैं। अब ये टारगेट ये है कि 420 तक लेके जाना चाह रहे हैं, 420 बिलियन डॉलर्स तक, ठीक है जी। ये रीसेंट टारगेट है, क्योंकि पर कैपिटा हमारी इनकम थी 1600 कुछ डॉलर्स, ऐसे ही है। अब 1850-60 तक लेके जाना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपने दोनों तरह से देखना होता है, पर कैपिटा इनकम भी देखनी है और टोटल GDP भी आपने देखनी होती है। लेकिन ये पिछले सालों के इसको पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की कम हुई है। नहीं, बेटर हुई है, पहले 1600 कुछ थी, अब 1800 प्रोजेक्टेड ये है, 1800 प्लस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके जी, आगे चलते हैं जी विदाउट एनी डिले। अब यहाँ तक चीज़ों की क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ आई है आप लोगों को, शायद रेलेवेंट नॉलेज भी आप लोगों के पास पहुँचा हो। ओके, अब थोड़ी सी हिस्ट्री ब्रीफ इसका देख लेते हैं कि US जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है वो 4 जुलाई को मनाता है। कब जी, 4 जुलाई को, ठीक है। और ये आज़ाद किससे हुआ था, ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की रियासत किंगडम इतनी बड़ी थी कि उस पर कभी सूरज गरूब नहीं होता था, ठीक है। डॉक्टर शशि थरूर इंडियन एक राइटर हैं बहुत बड़े, शायद आप लोगों ने उनको पढ़ा भी हो, ठीक है। तो उन्होंने लिखा था, जब वो क्रिटिक कर रहे थे क्या उसे बोलते हैं, उनकी ऑक्सफोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर जब स्पीच देने गए कि उस पर सूरज क्यों नहीं गरूब होता था, इस वजह से नहीं होता था कि ब्रिटिश इतने लुटेरे थे कि खुदा का भी इन पे ऊपर यकीन नहीं था कि अंधेरे में ये उसको भी नुकसान पहुंचा लेंगे, इसलिए जो सूरज है ना इस पर कभी गरूब ही नहीं होता था। वो इतना बड़ा क्रिटिक है इन लोगों का ब्रिटिश का, कि अब भी जो ब्रिटिश है वो कर्जदार है किसका, इंडिया का, जितनी इसने डेप्रेडेशन की यहाँ पे और जितना प्लंडर किया यहाँ पे आके, ठीक है। ओके जी, कोलंबस डे भी मनाया जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो US बना था जी 4 जुलाई 1776 को। कब जी, 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। और जब इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो किया था, डिक्लेयर फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, अंडरस्टैंड। तो एक रेवोल्यूशनरी वार हुई थी जो कि 1775 से शुरू हुई और 1783 पे जाके एंड हुई, ठीक है। ये भी पेरिस एग्रीमेंट था इनका। 1783 में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, ये पेरिस ट्रीटी हुआ था। 1775 से ये वॉर शुरू हुई, 1783 में एंड हुई। आप मुझे ये बताएं कि US की फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो कमांडर थे इनकी फोर्सेस को जो लीड कर रहे थे। इसलिए US के पहले अनअपोज्ड जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिसके कंपटीशन में कोई आया ही नहीं है, मतलब इतनी चोटी का आदमी था वो, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आपको पेरिस ट्रीटी हुई थी ये 1783 में, ठीक है। उसके बाद ये जंग बंदी हुई थी और प्रॉपर ये लोग आज़ाद हो गए थे, 13 स्टेट्स इकट्ठी हो गई थी। बोस्टन टी पार्टी का इवेंट आपने देखा होगा, आपने पढ़ लेना जाके, बोस्टन टी पार्टी का जो इवेंट हुआ था।
ओके जी, फिर इसने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अंडरस्टैंड जी। ओके, अब आपको पता है इसकी नेशनल सिंबल्स क्या हैं जी। इसका जो फ्लैग है उसमें 13 स्ट्राइप्स हैं। कितनी? 13 स्ट्राइप्स। अब ये 13 स्ट्राइप्स क्यों हैं, कोई बता सकते हैं आप में से? 38 स्टेट्स के वो जो स्टार्ट में जिन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाई थी कि हम इकट्ठ करते हैं और जान छुड़वाते हैं ब्रिटिश से, ठीक है। बाकी 50 स्टार्स हैं हर स्टेट के लिए, छोटी बड़ी सबके लिए इक्वल है। अब इनका जो नेशनल मोटो है वो है इन गॉड वी ट्रस्ट, ठीक है। और इनका जो नेशनल बर्ड है वो बाल्ड ईगल है। ये जो वो नहीं होता उकाब जिसके यहाँ पे बाल नहीं होते गर्दन पे, ठीक है, तो बाल्ड ईगल जो है वो इनका क्या है जी, नेशनल बर्ड है। कुछ समझ आई चीज़ों की? चलें, ओके जी। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। आपको पता चल गया फेडरल रिपब्लिक है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कौन सा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ही ऑल इन ऑल है, एग्जेक्टिव वही है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट भी वही है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही है, प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और यूएस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1787 में। कब? 1787 में, 1787 में। लेकिन ये इन्फोर्स ये हुआ था जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई थी। क्या? फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई थी 1787 में। वहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, लेकिन 2 साल के बाद ये इन्फोर्स हुआ 1789 में। जैसे पाकिस्तान का 1973 का आइन 10 अप्रैल को हुआ था अडॉप्ट, नेशनल असेंबली ने किया, इसलिए 10 अप्रैल को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त को जाके ये इन्फोर्स हुआ। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, फिलाडेल्फिया की सिटी का नाम भी है। एग्जैक्टली फिलाडेल्फिया, ठीक है जी। अब इसकी फीचर्स क्या हैं जी? इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? एग्जेक्टिव अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। हर बंदा अपना काम करे, दूजे के काम 'ਚ टंग नहीं अड़ानी। तुसी समझ आ गई बात की? फिर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई एक आर्गन बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, सबके ऊपर डोमिनेट ना कर ले, इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होता है इसमें, जुडिशियल रिव्यू, और ये फेडरलिज्म है इसके अंदर, ठीक है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी है। ये सारी बातें आपसे पहले डिस्कस हो चुकी हैं। अंडरस्टैंड जी? अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है हर चीज़ आपको याद हो गई होगी, सिर्फ समझ नहीं आई होगी, आपको याद भी हो गई होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके, सुप्रीम लॉ उनका क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अडॉप्ट किया था 1787 में, और इन्फोर्स कब हुआ था? 1789 में, ठीक है। अब इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिकली ये ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 7 आर्टिकल्स हैं। कितने जी? 7। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन और ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टैंड? वैसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूके का है, लेकिन वो रिटन नहीं है। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यही है, और सबसे ब्रीफेस्ट सिंपलेस्ट यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? और इसमें 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। कितनी? 27 अमेंडमेंट्स। देखें 1776 से शुरू हुआ है, कितने साल हो गए, और 27 अमेंडमेंट्स। हमारा ये कब से चला? 1973 से, और आज कितनी हो गई हैं? 26 अमेंडमेंट्स हो गई हैं। अगरचे देखिए इवॉल्व होता है ना, डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है ना, ख्यालात बदलते हैं, हालात के साथ तकाजे बदलते हैं, तो अच्छी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा नुक्ताचीनी करने का फ़ायदा नहीं है। ऑल राइट जी, तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जी, और ब्रीफेस्ट है, 7 आर्टिकल्स हैं सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। ये जो 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं ना, इनमें जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं इनको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। इसमें लोगों के सिर्फ राइट्स बताए हुए हैं, हत्ता कि ये भी बताया हुआ है कि लोग जो हैं अगर उनका वो अपने पास, जो अमेरिकन हैं वो अपने पास हथियार वेपन्स भी रख सकते हैं। इन केस स्टेट अगर बहुत ज़्यादा करप्ट होती है तो दे कैन सेफ गार्ड देमसेल्व्स। अंडरस्टैंड जी? चले ओके, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जी। अब इसमें पॉपुलर सॉवरेनिटी है, इनका जो मोटो है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। समझ आ गई बात की? यहाँ से स्टार्ट होगा वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आगे बताएगा बिलीव इन दिस, बिलीव इन दैट, विल डू दिस, विल डू दैट। और जो यूनाइटेड नेशंस है उसका भी ऐसे ही स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का नाम प्रपोज करने वाले यही थे ना, ठीक है, इसलिए चीज़ें कुछ मिली जुली हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आपको पता चल गया, आगे चल के मजीद भी बताऊंगा, खोलूंगा इसको। चेक्स एंड बैलेंसेस है, फिर फेडरलिज्म है कि फेडरल है, ठीक है।
सेंटर के पास भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको पूरी ऑटोनॉमी है, सारी की सारी रेजिडुअल पावर्स उनके पास हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है। मैंने आपको बताया कि जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं वो उनके फंडामेंटल राइट्स ही हैं। जैसे पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 जो है फंडामेंटल राइट्स पे बात करता है, वैसे ही ये पहली 10 अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। समझ आ गई बात कीजिए? ओके, अब इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सैलिएंट फीचर्स को हम देख लेते हैं। आपको पता है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं जी? सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। ठीक है जी, ओके। फिर आपको पता है सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी सुप्रीमेसी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड कौन करता है? गार्डियन कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? मैंने जोर से बताया था आपको, जुडिशरी होती है। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा लॉ ऐड किया उन्होंने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के खिलाफ है, तो उस अमेंडमेंट को कौन नल एंड वॉइड करार देगा? जुडिशरी देगी। ठीक है, इसलिए जुडिशरी को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आ गई बात की जी? आगे चलते हैं जी। अब इसमें फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम की पता चल गया ना, एक फेडरल गवर्नमेंट है, बाकी सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, उनको सारी कानून के मुताबिक ताकतें उनको डिवॉल्व की हुई हैं। ओके जी, अब हम थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बात कर लेते हैं। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है क्या? अच्छा, ये किसने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट? कोई बताएगा आप में से? आप सही बता रहे हैं, वेरी मॉन्टेस्क्यू ने जो है, मॉन्टेस्क्यू ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्योंकि आपको पता है जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं। एग्जेक्टिव जो इंतज़ामी है, लेजिस्लेचर जिसने कानून बनाना है, और जुडिशरी जिसने कानून की तर्जमानी करनी है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि एग्जेक्टिव अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे और जुडिशरी अपना काम करे। कोई भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ओवरस्टेप ना करे, ये सेपरेशन ऑफ पावर है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बाय डिवाइडिंग द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट अमंग 3 डिस्टिंक्टिव ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। उनके जो सात थे ना, उनके क्या थे? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 7 क्या थे? आर्टिकल्स। उसमें आर्टिकल 1 लेजिस्लेचर पे बात करता है, आर्टिकल 2 एग्जेक्टिव पे बात करता है, और आर्टिकल 3 जुडिशरी पे बात करता है। अब आपको आर्टिकल्स भी याद हो गए बैठे बैठे। 1 लेजिस्लेचर, 2 एग्जेक्टिव एंड आर्टिकल 3 किस पे बात करता है जी? जुडिशरी के ऊपर। ठीक है जी, मतलब कानून बनाना है तो लेजिस्लेचर नहीं बनाना है। ठीक है, और उनके लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं जी? कांग्रेस। हमारा लेजिस्लेचर क्या है जी? मजलिस शूरा। ईरान का क्या पड़ा था? इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। चाइना का क्या पड़ा था? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तुर्की का क्या पड़ा था? ग्रैंड नेशनल असेंबली। अंडरस्टैंड? ये थोड़ी सी रिवीजन के लिए है आपके पास। अब इसकी लेजिस्लेटिव पावर सारी की सारी कांग्रेस के पास है। ठीक है, अब आपने कभी नहीं कहना कि मैं अमेरिका की पार्लियामेंट के पास खड़ा हूँ। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के, उनको पार्लियामेंट नहीं कहलाती। ठीक है जी, वो कांग्रेस है। ऑल राइट जी, तो सारी कानून साजी कांग्रेस ने करनी है। ठीक है, उसको इन्फोर्स किसने करवाना है? एग्जेक्टिव ने। एग्जेक्टिव में आपका प्रेसिडेंट आता है और उसकी कैबिनेट आती है। अंडरस्टैंड? और ये जो जितनी भी कानून साजी हुई है उसको किसने देखना है कि ये आइन के मुताबिक है या उसके खिलाफ है? जुडिशरी ने देखना है कि ये जो बिल पास हुआ है ये आइन के खिलाफ तो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ है तो वहीं पे ये नल एंड वॉइड या अल्ट्रा वाइड करार दे दिया जाएगा। एक्टिव के अंदर इनका वो भी आता है, सदर आता है और उसकी कैबिनेट आती है। लाइक एस्टैब्लिशमेंट कह लो। हाँ, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट है वो इनकी एग्जेक्टिव, इनकी लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होगा, याद रखना है। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली फ़र्क ही यही है। ये जो 3 मैंने आपको पिलर्स बताए हैं ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जो एग्जेक्टिव होता है ना वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है। अब पाकिस्तान में मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है ना, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं। अब वो देखें आपकी नेशनल असम्बली का भी हिस्सा है। जब वहाँ पे वोटिंग होती है तो मियां शहबाज शरीफ भी वोट देते हैं आगे, लेकिन जब उनकी कांग्रेस में वोट होगा तो प्रेसिडेंट आगे वोट शोट कोई नहीं देता, वो अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। बाकी उसकी कैबिनेट के भी जितने बंदे होंगे उनको मिनिस्टर तो नहीं कहते, वो कैबिनेट होती है उसकी, वो भी उनकी कांग्रेस का हिस्सा नहीं होते। लेकिन यहाँ पे उनके जितने भी मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ के, वो सारे नेशनल असम्बली का भी हिस्सा हैं,
यहाँ पे आके वोट भी दे रहे होते हैं। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यही फ़र्क है कि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव जहाँ पे फ्यूज़ होगा वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव अलग-अलग होगा वो क्या होगा जी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। कोई फ़र्क पता चला? अब देखिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत नेशनल असेंबली ख़त्म कर सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। पार्लियामेंट शहबाज शरीफ को जवाबदेह करार दे सकती है कि जवाब दो इस बात पे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत 4 साल तक नहीं गिराई जा सकती कांग्रेस के ज़रिए। इम्पीचमेंट हो जाए वो दूसरी बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आके उनकी कांग्रेस को जवाबदेह नहीं होगा कि उसने ये काम क्यों किया है। शायद कि अब आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्लियर हो गया कुछ ना कुछ। ये आपका पेपर 1 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलें, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स ही आपको समझ आ गई। मॉन्टेस्को थे इसका कॉन्सेप्ट देने वाले। ओके, अब आगे जी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या चेक्स एंड बैलेंसेस? देखो, एक खाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। एक ताकत ही दूसरी ताकत को रोक सकती है, ऐसे ही है जी, ठीक है। एक चेक ही दूसरे चेक को रोक सकता है, समझ आ गई? जब ये सारी ताकतें एक बंदे के अंदर या एक कमेटी के अंदर आ जाएं तो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जी चेक्स एंड बैलेंसेस। अब चेक्स एंड बैलेंसेस किसका होगा? जुडिशरी का चेक होगा किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट का चेक होगा जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। जुडिशरी का चेक होगा लेजिस्लेचर के ऊपर, लेजिस्लेचर का चेक होगा जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। एक तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा होगा, दूसरे तरीके से जुडिशरी जो है वो प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर रही होगी। एक तरीके से प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर पे कंट्रोल कर रहा होगा, दूसरे तरीके में लेजिस्लेचर जो है वो प्रेसिडेंट पे कंट्रोल कर रही होगी। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा ताकि कोई एक जो है आर्गन है वो ज़्यादा ओवरग्रो ना हो जाए। समझ आ गई बात की? एक बंदा ताकत का ज़्यादा अपने पास वो ना कर ले। आपको समझ आई इस बात की? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब होता क्या है, ये सारा आपने खुद से पढ़ लेना है। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून साजी करती है, ठीक है। अब जो उसने कानून बना लिया ना 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, 3/5 मेजोरिटी स्टेट्स की, वो लॉ जो है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। अब इन्होंने तो लॉ बना दिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट उसको पॉकेट वीटो करके ख़त्म भी कर सकता है। एक चेक हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट अगर उसको वीटो कर दे तो दोबारा 2/3 मेजोरिटी जो यूएस की पार्लियामेंट की है, लेजिस्लेचर की, वो उसको दोबारा पास करवा सकती है। बात की समझ आई? ये एक चेक था, समझ आई बात की? उसमें ये होगा कि अगर दोबारा बिल आता है असेंबली के अंदर और असेंबली से 2/3 मेजोरिटी से दोबारा फिर चाहे उसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन ना हो, वैसे ही वो भेज दे, तो फिर जो प्रेसिडेंट होगा या सॉरी पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, हाँ जी, तो उसके बाद जब बिल जाएगा तो फिर उसको 15 दिन के अंदर अंदर ही उसको मतलब या तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा या फिर ये कि उसको वो इस तरह से होता है। अगर तो कांग्रेस का सेशन चल रहा है ना, तो विद इन 10 डेज अगर वो साइन नहीं भी करता तो वो कंसिडर हो जाएगा कि साइन हो गया, ठीक हो गया जी। ये बात है उसमें। अब होता क्या है, ये एक आपने चेक पढ़ लिया, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब प्रेसिडेंट का चेक जुडिशरी पे देखते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? चीफ जस्टिस को, और जितने भी बड़े बड़े कमांडर्स हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट का चेक किस पे है? जुडिशरी पे है, ठीक है। अब होता क्या है कि समटाइम्स प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है, जुडिशरी देखती है कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड करार दे देगी। उसका चेक किस पे था और इसका चेक उस पे हो गया। समझ आ गई बात की? पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट पे चेक आपने देख लिया, ठीक है। अब पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट पे चेक कैसे देखते हैं? अब जो आपकी लेजिस्लेचर है ना, वो आपके प्रेसिडेंट को इम्पीच करके उतार सकती है। समझ आ गई? लेजिस्लेचर, कांग्रेस अगर ये वोट कर दे कि प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा काम किया जो स्टेट सॉवरेनिटी के खिलाफ है, ठीक है, अगर 2/3 मेजोरिटी ये वोट दे दे तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ऊपर सेनेट में जाएगा। उनका जो सेनेट है ना, जो अपर हाउस, वो एज ए हाई कोर्ट काम करेगा। वहाँ पे प्रॉपर ट्रायल होगा प्रेसिडेंट का। समझ आ गई? जो उनका चीफ जस्टिस है वो आके सेनेट के अंदर आके बैठेगा, उसका प्रॉपर ट्रायल होगा, और अगर उसके ऊपर वो गुनाह साबित हो गया तो वहाँ पे उसको रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। अब ये लेजिस्लेचर का चेक है किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। समझ आ गई बात की? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करता है ना, ये फॉरेन ट्रीटीज़ करते हैं, उसमें उन सब ट्रीटीज़ का, उन सब अपॉइंटमेंट्स का
सेनेट से रेटिफाई होना ज़रूरी है। अगर सेनेट इंडोर्स नहीं करेगा ना तो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट्स किसी काम की नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस है सेनेट। अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस की कुछ ना कुछ समझ आई है आपको आतिफ साहब? ठीक है, अब आप इसको खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ आपने खुद पढ़ना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। चले आगे चलते हैं, जिसमें हर फर्फ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलें। अब इसमें आपको पता है कि लेजिस्लेचर क्या है जी, बाई कैमरल है। दो हाउस, पाकिस्तान में भी दो हाउसेज हैं ना, नेशनल असेंबली और सेनेट है, इसमें भी दो हाउसेज हैं। इसका जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें 435 मेंबर्स हैं। कितने? 435। और ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इनको डायरेक्ट वोट से इलेक्ट किया जाता है। समझ आ गई बात की? 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और यही लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक होती है। ये असूल है, पूरी दुनिया में फेडरेशन का असूल है। जो भी उनका लोअर हाउस होगा ना उसमें सूबों की, स्टेट्स की, यूनिट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है लोअर हाउस में उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक होगी। समझ आ गई बात की? मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन होती है यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो कैलिफोर्निया की होती है। लगभग 54 मेंबर्स आते हैं। समझ आ गई बात की? न्यूयॉर्क से 28 आते हैं। ठीक है, फ्लोरिडा से 30 आते हैं, टेक्सास से 40 आते हैं। वेरी वेल डन। समझ आ गई? इलिनॉइस से 17 आते हैं लोग। तो ये आपने याद रखना है। फिर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें से सिर्फ 2-2 आते हैं। ठीक है, एक सेनेट का बंदा है, एक उसका 3-3। ठीक है, 2-2 3-3 आते हैं। अंडरस्टैंड? ये आपका क्या था? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 435 लोग थे। और अपर हाउस कौन सा है जी? इसका सेनेट है जी। ठीक है, सेनेट के अंदर जो है वो तमाम स्टेट्स को, स्मॉल या लार्ज हैं, वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। यहाँ पे पेरिटी का प्रिंसिपल है। किसका? इक्वालिटी का प्रिंसिपल है कि हर स्टेट से, छोटी या बड़ी स्टेट है, कितने लोग आएंगे? 2 लोग। तो कितनी स्टेट्स हैं? 50। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100। तो सेनेट में कितने लोग हैं? 100 उसके लोग हैं। ठीक है जी, कांग्रेस की समझ आ गई आपको पूरी? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसका जो है वो सेनेट। अंडरस्टैंड? अब यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये रिजिड किस तरह है? वाकईतन रिजिड है। इसमें अब तरीका ये है अमेंडमेंट लाने का कि सबसे पहले तो जो बिल आया है ना, जो प्रपोजल आया है, वो दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी में पास हो। कितना? 2/3 मेजोरिटी में दोनों हाउसेस से पास होगा तो फिर ये जाएगा किसके पास? सारी की सारी स्टेट्स के पास। कहां पे जाएगा? क्योंकि स्टेट्स के अंदर भी हर स्टेट का लेजिस्लेचर है, उसकी भी असेंबली है। जैसे आपकी पंजाब की असेंबली है ना, सिंध की असेंबली है, सचिव की असेंबली है, वैसे ही जब वहां पे 2/3 मेजोरिटी में बिल पास हो गया तो फिर जाएगा किसके पास? स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स के पास। अगर 3/5 स्टेट्स उसको इंडोर्स कर दें तो वो अमेंडमेंट हो जाएगी। कितना रिजिड है? पहले दोनों हाउस 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करें, फिर 50 स्टेट्स में से 3/4 जो हैं, 3/5 स्टेट्स, मैंने 3/4 बोला था? 3/5 ही है, ये 3/5 है। अगर वो पास करेंगे तो जनाब क्या होगा? वो फाइनली फिर भी प्रेसिडेंट के पास जाते हैं ना। समझ आ गई? गॉट माई पॉइंट? तो इसलिए ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप इसमें आपने खुद पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल साफ सादा सलीस अल्फाज में लिखी हैं, लेकिन मैं आपको ये खोल खोल के बता रहा हूँ बड़ा आसान करके। ये देखें, 2/3 मेजोरिटी इन दी बोथ हाउसेज एंड 3/4 मेजोरिटी इन दी स्टेट लेजिस्लेचर्स। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, फिर आपको पता है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। आपको पता है कि पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, जैसे बिल गया, ठीक है, पढ़ा जाता है, उसको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सारे लेजिस्लेटर्स के सामने। ठीक है, फिर उसके बाद उस बिल को भेजा जाता है उस कंसर्न्ड कमेटी के पास, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके ऊपर। फाइनेंस का बिल है तो फाइनेंस कमेटी के पास जाएगा। ठीक है, प्रोविंशियल है तो कोई इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास, वो उसको देखेगी, उसमें अमेंडमेंट करेगी, चीज़ें बेहतर करेगी। फिर सेकंड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग होती है, उसके बाद फाइनल वोटिंग होती है और उसको दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। दूसरे हाउस में भी यही प्रोसेस होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर उसके बाद उस पर वोट किया जाता है। और फिर पाकिस्तान में भी यही प्रोसेस है मोर और लेस। ठीक है, इसमें फ़र्क ये है अमेंडमेंट के लिए जो है ना वो प्रोविंसेस में नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ प्रोविंसेस से रेलेवेंट हो तो फिर प्रोविंसेस में जाता है।
मतलब आप पंजाब की बाउंड्री चेंज कर रहे हैं ना, तो पहले वोट होगा उधर, फिर उसके बाद पंजाब की असम्बली में वोट होगा कि अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं। अब सिंध या बलोचिस्तान में नहीं जाएगा, कंसर्न सूबे में जाएगा। कुछ समझ आ रही है कि स्टेट, दुनिया की रियासतें कैसे काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना, ये मैंने सारा बड़ा क्लियर कट लिख दिया है जी। प्रपोजल स्टेज क्या है, रेटिफिकेशन क्या होती है। अब हम आ गए हैं जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। किस पे? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है, अमेंडमेंट की है, वो जुडिशरी को ऐसा लगा है कि वो दस्तूर की जो रूह है उसके खिलाफ है, तो जनाब क्या जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड करार दे देगी। या प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है, जुडिशरी को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, तो वो उसको नल एंड वॉइड करार दे देगी। बात की समझ आई आपको? ठीक है। अब एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी रीत पड़ी कहाँ से थी, बता सकते हैं आप में से? ये कब स्टार्ट हुआ था जुडिशियल रिव्यू? 1803 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। कब? बड़ा एक फेमस केस है वन पेपर वालों, मरबरी वर्सेस मेडिसन केस था। क्या जी? मरबरी वर्सेस मेडिसन केस, ठीक है। 1803 के अंदर ये केस लड़ा गया था और इस केस के बाद जुडिशियल रिव्यू की ट्रेडिशन वहां पे सेट हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये हुआ क्या था इसमें। ये जो केस था ना मरबरी वर्सेस मेडिसन का, इसको जो चीफ जस्टिस लीड कर रहा था ना वो थे चीफ जॉन मार्शल, जस्टिस जॉन मार्शल। अभी उसके सामने एक केस लाया गया। केस क्या था, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स, इनके दरमियान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। किस किस के दरमियान? थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स के दरमियान, ठीक है। अब होता क्या है जनाब कि थॉमस जेफरसन जॉन एडम्स को शिकस्त दे देता है, ठीक है। अब जॉन एडम्स को जब पता चला ना कि 1-2 दिन में मैंने अपना सामान गोल करके चले जाना है, अब अपॉइंटमेंट्स किसने करनी होती हैं? प्रेसिडेंट ने। अब ये क्या करता है कि ये एक चीफ जस्टिस अपॉइंट करके चला जाता है। क्या करके? चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देता है जाते जाते जॉन एडम्स, ठीक है। उसका नाम होता है मरबरी। क्या होता है जी? मरबरी। अब जैसे ही अभी इस बंदे को वो रुक्का नहीं मिला जिसके तहत उसने चार्ज संभाल लेना है, अभी सिर्फ ऑर्डर पास हुआ है, वो दफ्तर छोड़ के चला गया, रुक्का उधर ही पड़ा है प्रेसिडेंशियल ऑफिस। अब हुकूमत बदल गई। हुकूमत किसकी आ गई? थॉमस जेफरसन की। थॉमस जेफरसन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है जी? मेडिसन है, जेम्स मेडिसन, मेरा ख्याल वही बंदा है ये। अब ये मेडिसन क्या, नहीं मेरा ख्याल वो नहीं, वो प्रेसिडेंट था। ये मेडिसन क्या करता है, ये वो जो रुक्का उसने भेजना था ना उसको, मरबरी को, जस्टिस मरबरी को, वो भेजता ही नहीं है, वो अपने पास रख लेता है। समझ आ गई बात की? मतलब उसकी अपॉइंटमेंट रोकना चाह रहा है। अब मरबरी क्या करता है, ये जनाब जस्टिस मार्शल की अदालत के अंदर ये केस लेके चला जाता है। जस्टिस मार्शल की अदालत में ये केस लेके चला जाता है, ठीक है। अब इस पे जस्टिस मार्शल क्या कहता है? जस्टिस मार्शल कहता है कि यार इसकी जनाब जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो क्या थी? लीगल थी। मरबरी का राइट था कि उसको कमीशन मिलता और वो चार्ज संभालता, ठीक है। और जो मेडिसन ने रिफ्यूज़ किया कि इसको नहीं कमीशन देना हमने, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाउएवर अब जो मरबरी था ना, उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप रिट यूज़ करें, रिट ऑफ मैंडमस। इस रिट के जरिए आप एग्जेक्टिव को कहें कि कमीशन इसको दो। उसने कहा तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी ठीक हुई है, उसने जो रिफ्यूजल दिया है ना वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन अ बिग बट वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू द रिट ऑफ मैंडमस। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू द रिट ऑफ मैंडमस बिकॉज द लॉ दैट gave कोर्ट दैट पावर that was unconstitutional। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिट मौजूद थी, रिट ऑफ मैंडमस। लेकिन जस्टिस मार्शल ने ये कहा कि ये रिट चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको यूज करके हम कमीशन तुम्हें नहीं दिलवा सकते। मतलब कि वो जो लेजिस्लेचर ने ये जो रिट इसके अंदर लेके आए थे अमेंडमेंट के जरिए, वो लेजिस्लेशन ही गलत थी। तो ये जुडिशियल रिव्यू है। शायद आपको समझ आ गई हो। अब आप इसको खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इस पे 10 या 15 मिनट आप लगाएंगे तो फिर आपको इन डेप्थ समझ आएगी, ठीक है। ये चीज़ें बार बार पढ़ने से समझ आती हैं। अगर आप कहें ना टीचर सब कुछ समझा दे, ऐसे पॉसिबल नहीं होता,
ठीक है जी, ये समझ आ गई बात की। ये बड़े साफ अल्फाज में मैंने यहाँ पे लिखा है। कैफी साहब समझ आ गई जी? ओके जी। उसके बाद इसकी जुडिशरी क्या है जी? बड़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और उसके जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट करता है, और लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं। किसके लिए जी? लाइफ टाइम के लिए जो है ना इनके जजेस क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं, ठीक है जी। और फिर आपको पता है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। समझ आ गई बात की? और उसको ये जो जजेस अपॉइंट होते हैं लाइफ टाइम के लिए, अगर इनमें से कोई ऐसे करप्टेड हो या जिसकी जो ऑर्डर्स ठीक ना हो तो उसको कौन रिमूव कर सकता है? किस पे उसकी इंक्वायरी कौन कर सकता है? बताएं जी। चेक एंड बैलेंसेस में मैंने अभी बताया था दो निज़ाम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। जुडिशरी पे फिर उसको प्रेसिडेंट ही उसका चेक एंड बैलेंस करेगा। इम्पीचमेंट जितनी भी करनी है वो लेजिस्लेचर ने करनी है, चाहे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो या कोई भी हाई ऑफिशियल बैठा है उसकी इम्पीचमेंट कौन करेगा? लेजिस्लेचर ही करेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उस बंदे पे उस पे लाया जाएगा रेजोल्यूशन कि इसको इम्पीच करो, इसने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है। 2/3 मेजोरिटी ने कह दिया तो ठीक है, उसके बाद सेनेट में जाएगा, सेनेट में हाई कोर्ट बैठेगा और फिर वहाँ पे उस जज को हटा दिया जाएगा। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू ही उसने हटना है। समझ आ गई बात कीजिए? ऐसा वहाँ पर कोई हुआ है केस आपके? वैसे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हुई थी, जॉन एंडरसन की हुई थी, उसके बाद बिल क्लिंटन की हुई थी, ठीक है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 2 दफ़ा हुई है लेकिन ये इम्पीच हुआ नहीं है, इस पे चला था मुकदमा। इसके अलावा जो क्या नाम था, रिचर्ड निक्सन को 1974 में उस पर वाटरगेट स्कैंडल बना। वो स्कैंडल बना तो उसके ऊपर ये इम्पीचमेंट आने ही वाली थी। इम्पीचमेंट के आने से पहले ही उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया। बिल्कुल वैलिड प्रोसेस है ना। इम्पीच हो जाता तो सारी ज़िंदगी के लिए बदनामी थी, लानत बुझ जाता। उसने पहले ही क्या किया? रिज़ाइन कर दिया। ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है। वैसे जजेस के बारे में तो मैंने खैर नहीं पढ़ा, लेकिन आई वुड गो थ्रू इट, राइट। ओके, अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पे आते हैं जी। वैसे मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए, एग्जेक्टिव में कौन है जी सबसे मजबूत? एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी और हेड ऑफ 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, मैक्सिमम 2 टर्म्स आ सकता है। 1951 में ये अमेंडमेंट आई थी। समझ आ गई? और टोटल कितनी हुई हैं? 27 हुई है ना। 1951 में ये आई है, तो ये उसके दौर में आई थी। वो जो प्रेसिडेंट 3 मुसलसल जो है वो चला था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ट्रूमैन से पहले कौन था? शायद कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान कौन था प्रेसिडेंट यूएस का? कि रूजवेल्ट वर्ल्ड वार 1 में था। कौन था ये आपने देख लेना। वो प्रेसिडेंट ने 3 टर्म्स यूज़ की। उसके बाद कहा गया कि एक बंदा तो बड़ा वो ऑटोनोमस हो जाता है, ठीक है, इसलिए अमेंडमेंट लाई गई 1951 में। ये आप देखिएगा शायद 22nd अमेंडमेंट है, आपने इसको देख लेना, खुद से सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद कहा जी अब आपने 2 टर्म्स ही जो है ना वो लेके आनी है, ठीक है जी। अब ये कमांडर इन चीफ होता है सारी की सारी फोर्सेस का। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी ऐसे ही है, ठीक है। इसकी पावर्स क्या है? इसने फेडरल के लोगों को, ऑफिशियल्स को करना है अपॉइंट, ठीक है। इसने ट्रीटीज साइन करनी है, जितनी भी ट्रीटीज साइन करेगा उसको रेटिफाई कौन करेगा? सेनेट रेटिफाई करेगा। जितनी अपॉइंटमेंट्स करनी है उसको रेटिफाई कौन करेगा? सेनेट रेटिफाई करेगा। समझ आ गई? और उसके अलावा आपको पता है कि ये लेजिस्लेशन को वीटो भी कर देता है कभी कभार, अंडरस्टैंड। और इसके बाद इसका वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट तब प्रेसिडेंट बनता है जब प्रेसिडेंट मौजूद ना हो। समझ आ गई बात की? फिर इसकी एक कैबिनेट होती है। इसके जो कैबिनेट में लोग होते हैं वो एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट को। समझ आ गई बात की? अब जी हमारे पास इसकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या है जी? 4 साल के लिए होता है, ठीक है। और मैक्सिमम 2 टर्म्स आ सकता है। 22nd अमेंडमेंट है जी, सही बताया जी, 1951 में 22nd अमेंडमेंट है, ठीक है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इसकी कम से कम 35 साल एज हो और पिछले 14 साल से यूएस के अंदर रह रहा हो और नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो, उधर ही पैदा हुआ हो यूएस में, इमिग्रेंट ना हो, ठीक है। मतलब पाकिस्तानी वो अमेरिकन ना हो, बल्कि अमेरिकन ही हो, वो नेचुरल बॉर्न हो, वहाँ पे यूएस सिटीजन हो। वैसे यूएस सिटीजन तो इधर से भी जो जाएंगे वो भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल बॉर्न हो वहाँ पे, पिछले 14 साल से वहाँ पे रह रहा हो। यानी कि साल हुआ है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे लड़ना शुरू कर दिया, नहीं, 14 साल से वहाँ पे रह रहा हो, कम से कम 35 साल उसकी क्या हो जी? एज हो, ठीक है। अब आप देखते हैं कि यहाँ वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम ही है ना, डेमोक्रेट्स हैं और दूसरे कौन है? रिपब्लिकन्स हैं। तो हर पार्टी जो है ना अपना एक
कैंडिडेट नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट के लिए और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। उसका तरीका ये है कि वो अपनी क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना वो अपने प्राइमरी इलेक्शंस करवाती हैं और नेशनल पार्टी कन्वेंशंस बुलाती हैं, ठीक है। इन प्राइमरी जो है वो प्राइमरी इलेक्शंस और नेशनल पार्टी कन्वेंशंस में वो अपना जो है कैंडिडेट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। समझ आ गई, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अंडरस्टैंड। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि इसके इलेक्शंस होते हैं। याद रखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते, ठीक है, बल्कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को वो वोट देते हैं, ठीक है, फिर वो आगे वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सिलेक्ट हुए उसको सिलेक्ट होते हैं। समझ आ गई बात की। अब इसका इलेक्टोरल कॉलेज यही है कि सेनेट के मेंबर जो स्टेट से आए दो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर वो वोट देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। ये तो फिर जैसे पाकिस्तान में मतलब कि अपर हाउस और लोअर हाउस, लेकिन उसमें फिर ये भी उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज भी आती सारी। बिल्कुल सूबाई असेंबली में। हाँ, अब इसमें होता क्या है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। अब इसका इलेक्शन होता कब है, मैं आपको सारा इलेक्शन इसका बताता हूँ। इनकी एक रिवायत है, वो ये है कि जब भी नवंबर का महीना आता है, क्योंकि लीप ईयर में इसके इलेक्शन होने होते हैं, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह 4-4 साल बाद। जैसे ही नवंबर आता है ना, तो नवंबर का जो पहला मंडे होता है, उस मंडे के बाद जो ट्यूसडे आता है ना, उस ट्यूसडे को इलेक्शंस होते हैं। पहला मंडे जो है ना, पहला मंडे आया मतलब कि 1 नवंबर को अगर पहला मंडे आ गया तो उसके बाद जो ट्यूसडे है ना, उसी ट्यूसडे को क्या होने हैं, इलेक्शन होने हैं। किसके, रिप्रेजेंटेटिव्स के, ठीक हो गया, सेनेट के और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के। समझ आ गई बात की। अब क्या होगा, फिर यही लोग किसको अपॉइंट करेंगे, ये लोग किसको वोट देंगे, प्रेसिडेंट को वोट देंगे। किसको जी, प्रेसिडेंट को वोट देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नईम साहब, देखिए वहाँ से ना लोग वोट देंगे, मतलब कि या डेमोक्रेट्स को देंगे या रिपब्लिकन्स को देंगे। अब कैलिफोर्निया के लगभग 54 वोट्स हैं। कितने जी, 54 वोट्स। कैलिफोर्निया को छोड़ें, आप टेक्सास पे आए, टेक्सास के 40 वोट्स हैं। राय साहब आप शायद एक पॉइंट मिस कर दिया कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट लोग वोट नहीं देते इसको, ये इनडायरेक्ट आता है। कैसे आता है, इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले लोग स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, फिर वो वोट देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। इलेक्शन इसका कब होता है, हर साल जो नवंबर का महीना आता है। कौन सा, नवंबर का महीना, ठीक है। जैसे आपको पता है लीप ईयर में इसके इलेक्शन होते हैं 4 साल बाद। नवंबर के महीने में जो पहले हफ्ते का जो पहला मंडे होगा ना, उस मंडे के बाद जो ट्यूसडे आना है, उस दिन क्या होगा, इलेक्शन होगा रिप्रेजेंटेटिव्स का। जैसे इलेक्शन होगा, अब होगा क्या कि फिर ये लोग जो इलेक्ट हो गए हैं ना, ये वोट देंगे किसको, प्रेसिडेंट। ये दिसंबर में वोट देंगे किसको, प्रेसिडेंट को वोट देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी टेक्सास की। अगर टेक्सास के अंदर सपोज करो कि 21 लोग अपॉइंट हुए हैं किसके, डेमोक्रेट्स के, 40 सीटें हैं ना, और 19 लोग हुए हैं किसके, रिपब्लिकन्स के। अब होगा क्या, अब जो डेमोक्रेट्स के हैं उन्होंने प्रेसिडेंट तो अपना पहले नॉमिनेट कर दिया था ना कि ये हमारा कैंडिडेट है। अब ये जब 21 वोट प्रेसिडेंट को देंगे ना, अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट को, तो अब हुआ ये कि वो जो 19 वोट है ना जो हारे हैं, वो भी प्रेसिडेंट के खाते में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। जो विनर है वो सारा कुछ वही ले जाता है। मेरी बात की समझ आई। अब सपोज करें एक स्टेट में 10 सीटें थी, उसमें डेमोक्रेट्स को 6 वोट मिले और रिपब्लिकन्स के पास 4 वोट थे। अब ना चाहते हुए बेचारे रिपब्लिकन्स के जो 4 वोट हैं वो डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को चले जाएंगे। समझ आ गई। इसको बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। जो जीतने वाला है वो सारा कुछ ले जाता है। समझ आ गई बात की। इसलिए कभी कभार कहा जाता है कि प्रेसिडेंट तो बंदा बन जाता है, लेकिन कभी कभार कांग्रेस के अंदर उसकी जो है वो मेजोरिटी नहीं बन पाती। वक्ती तौर पे तो उसको वोट मिल गए ना, लेकिन ये पॉसिबल है कि 19-21 कितने वोट्स का फर्क था, 2 वोट्स का फर्क था ना, एक में 19 थे और एक के 21 थे, तो 21 वाला 19 भी ले गया। लेकिन वो 19 जो रिपब्लिकन के कैंडिडेट थे उन्होंने कांग्रेस में तो बैठना है ना जाके। समझ आ गई। तो समटाइम ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास कांग्रेस में मेजोरिटी नहीं होती उसकी पार्टी की। समझ आ गई। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था आपको, विनर टेक्स ऑल। इसको आप खुद पढ़ते तो शायद आपको थोड़ा टाइम लगना था, चीज़ों को मैंने ज़रा आसान कर दिया है। दिसंबर में फिर ये लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट को,
1 जनवरी में काउंटिंग होती है और 20 जनवरी को उसने ओथ लेना होता है प्रेसिडेंट ने, ठीक है। अगर कोई प्रेसिडेंट जो है वो मेजोरिटी उस तरह से ना हासिल कर सके, जो तो टॉप 3 कैंडिडेट्स जो होते हैं उनमें से एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुन लेता है और सेनेट जो है वो एक को वाइस प्रेसिडेंट चुन लेता है। समझ आ गई बात की? ओके जी, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अब क्या है जी, ये पावर्स आपने खुद पढ़ लेनी है जी, ठीक है, कि वो अपॉइंटमेंट्स करता है, एम्बेसडर्स लगाता है, फेडरल जजेस लगाता है, फिर इसमें लेजिस्लेटिव पावर्स ये है कि वो वीटो कर सकता है किसी वोट को, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है, ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या आता है जी, वो फॉरेन अफेयर्स में इंटरसीड करता है ना, समझ आ गई बात की, निगोशिएट करता है, फॉरेन ट्रीटीज़ करता है, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है। मिलिट्री पावर्स में क्या आता है कि वो कमांडर इन चीफ होता है आर्म्ड फोर्सेस का और वो वार भी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन वार जब डिक्लेयर करेगा उसमें इंडोर्समेंट चाहिए किसकी, पूरी कांग्रेस की। पॉइंट समझ आइए आपको? जुडिशियल पावर्स में क्या आता है जी, वो जजेस को अपॉइंट करेगा, कोई है इसमें शक? एमरजेंसी पावर्स में क्या, एमरजेंसी नाफिज कर सकता है, ठीक है। सेरेमोनियल पावर में क्या है कि वो सेरेमोनियल हेड होता है, पूरी कौम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। समझ आ गई? सिंबॉलिक पावर उसकी ये है, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास पॉइंट आता है जी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर उस पर ट्रीजन, गद्दारी, ब्राइबरी, रिश्वत या कोई दूसरे बड़े क्राइम हो उसके ऊपर इल्ज़ाम, तो उसकी इम्पीचमेंट होती है। अब इम्पीचमेंट कैसी होती है जनाब, 2/3 मेजोरिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में क्या करती है, वोट करती है। अगर वोट कर दे तो केस किसके पास जाएगा, सेनेट के पास। सेनेट में यूँ समझे कि हाई कोर्ट बैठेगा, अदालत बैठेगी, और उस अदालत को हेड कौन कर रहा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ उनके सुप्रीम कोर्ट को। समझ आ गई? अगर उसने देखा और उसके साथ जो बाकी जजेस होंगे ना वो सेनेटर्स होंगे, सेनेट के मेंबर्स होंगे। समझ आ गई? उन्होंने देखा, इन्वेस्टिगेशन की, पूरा ट्रायल किया, उसके बाद उन्होंने कोई अपने पॉइंट्स दिए और फिर वहाँ पे अगर 2/3 मेजोरिटी ने वोट दे दिया तो प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा और वो उसकी हुकूमत क्या हो जाएगी जी, ख़त्म हो जाएगी। एंड्रयू जॉनसन पे ये हुआ था, बिल क्लिंटन पे हुआ, डोनाल्ड ट्रंप पे 2 दफ़ा हुआ लेकिन वो इम्पीच हुआ नहीं है। और उसके बाद उसका मैंने आपको बता दिया, क्या नाम था जी, रिचर्ड निक्सन, जिसने 1976 में खुद रिज़ाइन किया था। ले जी, ये पूरा प्रोसेस है जी, ग्राउंड्स क्या हैं जी, पूरा तरीका मैंने लिख दिया, इसमें आप लोगों ने खुद से पढ़ लेना है। समझ आ गई? ओके जी, समझ आ गई आपको? ठीक है जी, ओके जी। फिर आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का पता चल गया सारा, अब इस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है शायद। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है जी। उनका लोअर हाउस है, ठीक है, और 435 मेंबर्स आते हैं और पॉपुलेशन के मुताबिक लोग आते हैं, 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इसमें कैंडिडेट बनने के लिए 25 साल उम्र हो, 7 साल जो है वो यूएस का सिटीज़न हो एटलीस्ट, ठीक है जी, किसी भी स्टेट में रहता हो। और फिर आप ये देखें कि यूएस के अंदर ड्यूअल सिटीज़नशिप होती है, एक तो अमेरिका का सिटीज़न है और एक उसकी स्टेट का सिटीज़न है। पाकिस्तान में क्या है जी, सिंगल सिटीज़नशिप है, ठीक है। पंजाब का सिटीज़न नहीं होगा, पाकिस्तान का ही सिटीज़न होगा वो, ठीक है। अब इसकी आपने पावर्स को देख लेना है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। ये कुछ मैंने लिखा है जी, कहाँ कहाँ से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। चंद स्टेट्स हैं उनको आप याद रखें जहाँ पे मिनिमम लोग आते हैं, मिनिमम जो वोट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिल सकते हैं ना वो एक है। स्टेट अगर बिल्कुल छोटी सी है ना, वहाँ पे भी कम से कम 1 वोट देना है उसको, लेकिन सेनेट के वोट उसको कितने मिलेंगे, 2। तो मिनिमम वोट कितने हुए एक स्टेट के, दोनों पूरी कांग्रेस में, एक स्टेट के 2 तो सेनेट के हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कितने हैं, मिनिमम 1 वोट होना चाहिए, ठीक। तो कितने हुए पूरी कांग्रेस में एक स्टेट के वोट, छोटी से छोटी स्टेट के, यार 3 वोट हो गए ना, 2 सेनेट के और 1 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। इसमें हमारे पास व्योमिंग, वेरमोंट, अलास्का और नॉर्थ डिकोटा और डेलावेयर, इनका एक मतलब कि 1 वोट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का और 2 वोट्स हैं किसके, सेनेट के। तो 3 वोट्स हैं इनके, इन स्टेट्स के। इनके आपने नाम याद रख लेने के मिनिमम वोट्स किस स्टेट के हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेनेट है जो अपर हाउस है, ठीक है, 100 सेनेटर्स हैं, 2 आते हैं हर स्टेट से, ठीक है, 6 साल इनकी जो है वो टर्म है और जो है ना फाइनली 1/3 रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद। इसका मेंबर बनने के लिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र थी, इसमें 30 साल होगी। उसमें 7 साल से अमेरिका रह रहा हो, यहाँ पे 9 साल से अमेरिका रह रहा हो। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल और 14 साल,
अंडरस्टैंड। अब आपको पता है कि सेनेट कितना मजबूत है, जो भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट्स करनी है उसको रेटिफाई कौन करेगा? सेनेट। जो भी प्रेसिडेंट ने बाहर ट्रीटीज करनी है उसको कौन करेगा रेटिफाई? और इम्पीचमेंट में फाइनल ट्रायल कौन करता है? सेनेट करता है। सेनेट ही करता है ना प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में। तो सेनेट इतना पावरफुल है, इसको आपने खुद से पढ़ लेना है, ये सारा कुछ इसमें यही लिखा हुआ है घुम घुमा के, अंडरस्टैंड जी। उसके बाद जुडिशरी है जी, पावरफुल है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का हक है। जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है, उसकी तारीख क्या है, मरबरी वर्सेस मेडिसन का केस, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, ये सारी एग्जांपल अब आप लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका क्या था जी, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था। आपको पता है एंड पे मैं क्या पढ़ता हूँ जी? कंक्लूजन। आप सुने जी कंक्लूजन, दिल थाम के सुने। द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इज अ फेडरल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। 3 लफ्ज थे, फेडरल, प्रेसिडेंशियल, डेमोक्रेसी। अब ये तीनों लफ्ज आपके माइंड में बड़े क्लियर होंगे। मार्क्ड बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। डिस्पाइट द वीकनेसेस लाइक पार्टिसनशिप एंड ग्रिडलॉक, इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मे अल्लाह ब्लेस यू।